वजीर दाखिला अमित शाह ने दालों में खुद इन्हिसारी पर कौमी सेमिनार से किया खिताब। 2027 तक दालों के शोबे में खुद इन्हिसारी के बारे में की बात। नेफेड और NCCF के जरिए तैयार करदा पोर्टल का किया इफ्तिताह। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की CBI करेगी जांच। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया जांच का हुक्म। हरियाणा में गैर कानूनी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र पनवार और साबिक INLD MLA दिलबाग सिंह के घर पर मारे गए छापे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का कर रहे हैं इफ्तिताह। यह एक्सपो शुमाली हिंदुस्तान में उभरते हुए स्टार्टअप के इम्कानात पर है मबनी। 25 स्टार्टअप्स एक्सपो में ले रहे हैं हिस्सा। नीतीश के इंडी इत्तेहाद से नाराजगी के दरमियान JDU ने अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। 3 जनवरी को होने वाली मीटिंग में नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने की थी उम्मीद। मीटिंग मुलतवी होने की वजह से कयास आराइयां हुई तेज। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने काठमांडू में नेपाल के सदर से की मुलाकात। बाहिमी और बैन अल-अक़वामी दिलचस्पी के अहम उमूर पर किया तबादला ख्याल। नेपाल के 2 रोजा दौरे पर हैं वजीर खारजा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की बताई खुसूसियात। मरकजी मंदिर में होगी श्री राम के बचपन की अक्कासी, जबकि पहली ही मंजिल पर होगा श्री राम दरबार। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई घपले के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में नकली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट कराने का मामला सामने आया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने इस मामले की CBI जांच की सिफारिश की है। इससे कबल LG ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में गैर मयारी अद्वियात की खरीदारी और सप्लाई के बारे में CBI इंक्वायरी की सिफारिश की थी, जिसमें कुछ जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल थीं। ऐसी नकली अद्वियात दिल्ली के महकमा सेहत के तहत सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी से सरकारी अस्पतालों को फराहम की जाती थी। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला और इससे मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीसरी बार तलब किया गया, लेकिन इस बार भी वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे कबल वो गुज़िश्ता साल नवंबर और दिसंबर में डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुए थे। अरविंद केजरीवाल, जो ED के सामने पेश होने से गुरेज कर रहे थे, ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समन को गैर कानूनी करार दिया, जबकि BJP का कहना है कि केजरीवाल को तफ्तीशी एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा और जानबूझकर पूछताछ से गुरेज कर रहे हैं। मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। और मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले पर BJP ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। BJP के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल जांच की आंच से खौफजदा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें दिल्ली की सर्दी में जांच की आंच से पसीने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब परिस्थिति में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है। अर्थात ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। BJP के तर्जुमान ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में घपला हुआ है, फर्जी टेस्ट हुए, एक दिन में 500-500 मरीज देखे गए हैं। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए
कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। ये है। बीजेपी ने कहा कि फिसादात अब सवालिया निशान बन गए। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात हो गई है। जहां तक तकनीकी बात है तो केजरीवाल अदालत क्यों नहीं गए? तक टेक्निकलिटी की बात है तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को घपलों का बादशाह करार दिया। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लूटी गई रकम का हिसाब देना होगा। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, दवाई के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक टेस्ट के ऊपर भी सीबीआई। शर्मनाक है अरविंद केजरीवाल, आपके सारे एक्ट जो है वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप घोटालों के बादशाह हैं, सलाम है आपको। आपने तो नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज को भी पीछे छोड़ दिया। आप अभी अस्पतालों में नकली दवाइयों का मामला थमा नहीं है, उसकी जांच चल रही है। अब तो एक्सरे रिपोर्ट भी नकली। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ कागज भरे गए, प्राइवेट लैब से पैसे लिए गए और रिपोर्ट जमा करा दी। एक ही नंबर पर 300 रिपोर्ट, नंबर भी अधूरा है। खाली एक नंबर लिख दिया मोबाइल नंबर के नाम पर 9, और उस पर 185 टेस्ट कर दिए। इतनी आदमी बीमारी तो आदमी के शरीर में नहीं थी जितने एक आदमी पर टेस्ट कर दिए इन्होंने। तो सैकड़ों करोड़ रुपए का ये घोटाला है। सीबीआई जांच की मांग हमने की थी, माननीय उपराज्यपाल ने इसको स्वीकृत किया है। मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये घोटाला उनकी सहमति से हुआ, क्योंकि 2022 से ये विषय उनकी जानकारी में था। तो कहीं न कहीं क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सचिव को हटाना चाहिए उनको। अधिकारियों पे दोष मढ़ना आसान काम है, वो एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आप उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और आज के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बचेंगे नहीं। सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको इस पैसों का हिसाब देना पड़ेगा कि आखिर ये लूट का पैसा गया कहाँ। तो ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने एक्साइज मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि ईडी की कार्रवाई कानूनी है। केजरीवाल को इसमें ताउन करना चाहिए। ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने ईडी की कार्रवाई को कानूनी करार दिया। और इसी सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने 223 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में 2 एहलकारों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। 2022 में सीबीआई ने महकमा जंगलात के उस वक्त के अफसरान के खिलाफ महकमे के बैंक अकाउंट से 223 करोड़ रुपए फर्जी अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए एक केस दर्ज किया था। अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले में दिल्ली हुकूमत के महकमा जंगलात के 2 अफसरान के खिलाफ सीबीआई की जांच की इजाजत दे दी है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने विज्ञान भवन में मुनक़िदा सहकार से समृद्धि प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज की पहल आने वाले दिनों में ज़राअत के शोबे में हमारी खुद इन्हिसारी को बढ़ाने के लिए काम करेगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क ने मूंग और चने में खुद इन्हिसारी हासिल की है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी दालें दरामद करना हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। लिहाजा ज़राअत के मैदान में दालों की पैदावार करने वाले किसानों पर एक अहम जिम्मेदारी डालते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने 2027 तक भारत को दालों के शोबे में खुद इन्हिसार बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है,
परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। और मरकजी वज़ीर दाखिला ने इन किसानों को MSP पर दालों की खरीदारी की यकीन दहानी भी कराई, जो काश्तकारी से पहले नेफिड और NCCF के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हमने निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही नाफेड और NCCF से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसकी दलहन को 100% खरीद कर लिया जाएगा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर जितेंद्र रोहाट के बयान पर मुल्क भर में एहतजाज देखा जा रहा है। जितेंद्र रोहाट के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में काफी गुस्सा है। पुणे में बीजेपी कारकुनों ने एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर जितेंद्र रोहाट के बयान के खिलाफ एहतजाज किया और कार्रवाई का मुतालबा किया। मुंबई में भी बीजेपी लीडर राम कदम ने भगवान राम को नॉन वेजिटेरियन कहने के बयान पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर जितेंद्र रोहाट के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी लीडर राम कदम ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले इन बयानात पर खामोशी पर सवालात उठाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और जितेंद्र रोहाट का ये बयान भी सियासी साजिश का हिस्सा है। राम कदम ने कहा कि किसी एक फिरके को खुश करने के लिए बार बार हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है। सोची समझी उनकी राजनीति है, उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। बार बार हिंदू धर्म, हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो। ये वोट जुटाने की राजनीति में तुम हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। शिकायत दर्ज कराने आए बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा कि पुलिस ने यकीन दिलाया है कि वीडियो फुटेज की जांच के बाद जितेंद्र रोहाट के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को हमने शिकायत दी, पुलिस के वरिष्ठ आला कमान से बात की, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच करके उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी धारा लगाई जाएगी। धारा के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होगी, उन्हें पूरी तरह से कठोर दंड मिलेगा। और ये देखिए, ये प्रभु रामचंद्र जी ने दिए हुए आदर्श राम राज्य पर चलने वाली वर्तमान सरकार है। ये शिंदे जी और फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजीत दादा भी हमारे साथ है। तो ये कोई उद्धव ठाकरे जैसी सोई हुई सरकार नहीं है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर हम देवी देवताओं का अपमान ना किसी को करने देंगे और यदि किसी ने किया तो ना उसको छोड़ेंगे। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश की मगरबी लोकसभा सीट के लिए आफाक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी आफाक अहमद ने कहा है कि यह ऐलान पार्टी सदर नीतीश कुमार की हिदायत के बाद किया गया है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 3 जनवरी को इंडी इत्तेहाद की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार को इंडी इत्तेहाद का कन्वीनर मुकर्रर करने पर बातचीत हुई थी, लेकिन टीएमसी लीडर और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की नाराजगी के पेश नजर इस फैसले को मुलतवी कर दिया गया था। वहीं इंडी इत्तेहाद की दिल्ली में मुनक़िद होने वाली एक मीटिंग में कांग्रेस ने 2024 लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को वजीर आजम के चेहरे के तौर पर पेश किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार और आरजेडी के सीनियर लीडर लालू प्रसाद यादव मीटिंग में शरीक नहीं हुए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गैर कानूनी कानकुनी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में हरियाणा के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पनवार के घर पर छापा मारा है। इस मामले में INLD के साबिक एमएलए दिलबाग सिंह और कुछ दूसरे लोगों की रिहाइश गांव पर भी छापे मारे गए। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत ये छापे यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में जारी हैं।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज काठमांडू में नेपाल के वजीर आजम पुष्पकमल दहल से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के वजीर खारजा नारायण प्रकाश के साथ भी दो तरफा मीटिंग की। दोनों वज़रा ने हिंदुस्तान नेपाल मुश्तरका कमीशन की 7वीं मीटिंग की मुश्तरका सदारत भी की। इस मौके पर सियासी मामला समेत इक़्तिसादी ताल्लुकात, रवाबित, तिजारत, बिजली, तालीम और सखावत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा नेपाल भारत ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, राजधानी दिल्ली और पूरा शुमाली भारत सर्द लहर की जद में है। दिल्ली में लोगों को कपकपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में मजीद सख्त सर्दी की पेशनगोई की है। इसी दौरान कोहरे से भी लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वहीं कम अज कम दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे बने रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें भी ताखीर से चल रही हैं। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, रामलला को देखने का तजस्सुस भी अकीदतमंदों में बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर की तैयारियां आखिरी मराहिल पर हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में जेर तामीर श्री राम जन्मभूमि मंदिर रिवायती तर्ज में बनाया गया है। भगवान श्री राम के बचपन की अक्कासी मरकजी हॉल में की जाएगी, जबकि पहली मंजिल पर होगा श्री राम दरबार। आखिरी मरहले में अयोध्या में अजीम शान राम मंदिर की तामीर का काम कैसे जारी है और 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की क्या तैयारियां चल रही हैं, इसी सिलसिले में हमारे नामानिगार चंद्रशेखर जोशी ने खुसूसी बातचीत की राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय से। मेरे साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी चल रही है अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या पूरे विश्व में इस वक्त विख्यात हो रहा है। चंपत राय जी, क्या कुछ तैयारी चल रही है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम चाहिए वो तो पूरा हो ही गया है और न्यूनतम से काफी आगे बढ़ रहे हैं। गर्भगृह तैयार हो गया, गर्भगृह के दरवाजे तैयार हो गए। जिस विग्रह की स्थापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो विग्रह चयन कर लिया गया है। जिस स्थान पर पूजन होगा वो स्थान, यज्ञशालाएं, हवन कुंड, ये सब काम काफी आगे बढ़ गया है और मकर संक्रांति से पूजन विधि प्रारंभ हो जाएगी और कम से कम 50 प्रकार के 50 फैमिलीज के वृक्ष अंदर हैं। सबका संरक्षण हुआ है। 70 एकड़ जमीन में 30% अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन होगा। बाकी सब तो ओपन टू स्काई है। ओपन टू स्काई का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण है। तो ये थे तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी और इन्होंने काफी विस्तार से बताया कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और किस तरह से मंदिर बनाया जाएगा और किस तरह का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन राधेश्याम के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, अयोध्या। जल शक्ति की वजारत के सफाई और पीने के पानी के महकमे ने साल 2023 में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। मुल्क के 85% गाँव ODF+ बन चुके हैं। महकमे की दीगर कामयाबियों पर सेक्रेटरी वेनी महाजन से बात की हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मैम 2023 में क्या क्या उपलब्धियां मंत्रालय की तरफ से रही हैं, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रही हैं? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू हुआ और उसके चलते पिछले साल में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हमारे गांव जो ODF थे अब ODF+ बहुत बड़ी गिनती में हुए हैं। 4 गुना बढ़ोतरी हुई और अब हमारे 5,15,000 के लगभग गांव अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF+ घोषित कर चुके हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने या ठोस या तरल प्रबंध कर लिए हैं। इनमें से बड़ी गिनती में 1,25,000 के करीब गांव ODF+ मॉडल हो चुके हैं। 24 भी आ चुका है 2024, तो इसमें भी कई सारे प्लान्स आपने किए होंगे कि कैसे ज़मीनी स्तर पर जाकर के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को सफल बनाना है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आप करने वाले हैं स्वच्छता को लेकर के? हमारी कोशिश ये है और हम अब सभी राज्यों के साथ
विस्तार में विचार करने जा रहे हैं इसी महीने, और अपना अगले साल की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमने ये जो काम अब इतनी तेज़ी से चल रहा है इसको इस साल संपन्न करने की कोशिश करें। तो जो एसेट्स बनाने हैं, चाहे वो हमारे ठोस कचरे के लिए हो या तरल कचरे के लिए, तरल के लिए सोख्ता पिट्स बनाने हो या किसी और तरीके से गंदले पानी का प्रबंध करना हो, हमें फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हो, गाड़ियों का प्रबंध करना हो अपने सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए या प्लास्टिक वेस्ट के लिए। और इस साल हम चाहेंगे कि ऐसे प्रबंध हम बना दें, गाड़ियों का प्रबंध, उनको कचरे को लेके जाना, सही उसका प्रयोग करना, सही व्यवस्था करनी, कि हमारे सभी गांव स्वच्छ हो जाएं। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। ये सब काम हम जानते हैं कि स्वच्छता का काम महिलाएं उसका बीड़ा उठाती रही हैं, बहुत देर से हर घर में महिलाएं इसमें ज़िम्मेवारी लेती रही हैं। अगर वे इसमें अग्रणीय रोल लें, अगर लीडरशिप रोल लें, हम प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विमेन लेड डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। हम महिलाओं को विकास में केवल उसके भागीदार नहीं बल्कि उसके नेतृत्व में देखना चाहते हैं। और जब ये होगा और महिलाएं आगे जुड़ेंगी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो कामयाबी की ओर लगातार प्रयास हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज़ 2 के तहत, और 2024 में भी आपको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, कई ऐसे कैंपेन देखने को मिलेंगे जिसमें महिलाएं नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत चलाई जा रही तमाम एक्टिविटीज़ का। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के देही और शहरी इलाकों से गुजर रही है और लोगों को मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में बता रही है। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में तैयार किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है, जिसमें अवाम की शिरकत हर रोज बढ़ती जा रही है। और गैर मुल्की खबरों में, अमेरिका ने ईरान में हुए धमाकों के पीछे इसराइल का हाथ होने की तरदीद की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान में हुए धमाके की अमेरिका के पास ज्यादा तफसीलात नहीं है। अमेरिका ने इस बात से भी इनकार किया है कि इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके में हलाक होने वालों के अहले खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के आला कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के नज़दीक धमाके की शदीद मज़म्मत की है। एंटोनियो गुटेरेस के शरीक तर्जुमान ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने ईरान में हुए धमाके की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं और इस धमाके के जिम्मेदारों को सज़ा देने की अपील भी की है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की आला अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वाज़ेह रहे कि कोलोराडो की आला अदालत ने अमरीकी कैपिटल हिल तशद्दुद केस में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतख़ाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने हौसी बागियों से बहर अहमर और खलीज अदन में बहरी जहाज़ों पर हमला बंद करने का मुतालबा किया है। साल 2024 में सलामती कौंसिल के पहले इजलास में लेक्सी लीडर जहाज को हौसियों के कब्जे से आज़ाद कराने का मुतालबा भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे क्रिस लू ने कहा कि इन हमलों से मैरी टाइम सिक्योरिटी, बैन अक़वामी नेविगेशन और तिजारत को शदीद खतरा लाहक है। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने नक्ल मकानी के मौजूदा बुरहान की मजम्मत की है, जहां पनाहगज़ीन पनाह के लिए अमरीका मेक्सिको की सरहद पर पहुंच रहे हैं। माइक जॉनसन ने इन पॉलिसियों के लिए जो बाइडेन की सदारत पर तनकीद की है। इसके बारे में रिपब्लिकन कहते हैं कि इसने मसले को बढ़ा दिया है। उन्होंने इसे एक आफत और सदर के अपने डिज़ाइन की तबाही करार दिया। काबिल जिक्र है कि अमेरिका और मेक्सिको हुक्काम ने रिकॉर्ड नकल मकानी को रोकने की कोशिशों को मजबूत बनाने से इत्तफाक किया है। बाइडेन की काबीना जनवरी के आखिर में वाशिंगटन में मेक्सिको के रहनुमाओं से मुलाकात करने वाली है। ब्रेल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नाबीना अफराद के लिए ये दिन बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन नाबीना अफराद की जिंदगियों में रोशनी लाने वाले लुइस ब्रेल की पैदाइश हुई थी। लुइस ब्रेल ने ब्रेल रस्म ख़त इजाद किया, जिसकी वजह से आज नाबीना अफराद भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेल रस्म ख़त के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी यौम ब्रेल मनाने का ऐलान किया था। इस रस्म ख़त की मदद से नाबीना अफराद टच के जरिए पढ़ते लिखते हैं। इस रस्म ख़त में नाबीना अफराद को कागज़ पर उभरे हुए नुक्तों को छूकर तालीम दी जाती है।
और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान केप टाउन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच भारत ने 7 विकेट से जीत लिया है। भारत को जीतने के लिए 79 रन की जरूरत थी, जो टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे कबल कल पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग में 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए थे। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग के 55 रन के जवाब में भारत की पहली इनिंग 153 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में भारत ने 153 रन बनाकर 98 रन की बढ़तरी हासिल कर ली थी। जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग में 176 रन पर आउट हुई थी और इस तरह भारत को जीत के लिए सिर्फ 79 रन का निशाना मिला था। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।